आज उसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, यानी कि जो बापू के और इरविन साहब के बीच जो समझौता हुआ था, उन दोनों को उसको अनुमति देने के लिए, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी बात आज करते हैं। और इसमें जो अन्य प्रस्ताव थे उनको देखते हैं कि क्या क्या थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको स्वीकृति प्रदान करनी थी, ये इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अधिवेशन की जो तारीख थी वो थी 29 मार्च 1931। ठीक, आपको याद होगा इससे ठीक 6 दिन पहले क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, लोग कह रहे थे कि बापू चाहते तो इन्हें बचा सकते थे, लेकिन बापू ने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमने बात की थी कि बापू ने अपनी तरफ से कोशिश की थी इनको बचाने की। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जनता जो थी वो बापू से नाराज हो गई कि आपने उन्हें नहीं बचाया। इसलिए क्या हुआ कि इस कराची यात्रा के दौरान बापू के सामने लोगों ने काले झंडे दिखाए। ठीक है, यानी कि बापू के खिलाफ प्रदर्शन किया लोगों ने। ठीक, अब देखते हैं कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ उसके प्रस्ताव क्या क्या थे। पहली बात कि कांग्रेस ने फिर से यही बात कही कि हम किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा जो होगी उसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है हम उनकी प्रशंसा करते हैं, तो कांग्रेस ने इन क्रांतिकारी बलिदानियों की प्रशंसा की। ठीक, और जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको मंजूरी दे दी गई। देखिए, इसको कहते हैं दिल्ली समझौता। आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था दिल्ली प्रस्ताव। दिल्ली प्रस्ताव कौन सा था, हमने पहले इसकी बात की है, याद करिए। जब जिन्ना ने जो संविधान सभा जो गठित हुई थी, जो उसका प्रारूप तैयार हुआ था संविधान का, उसमें जो संशोधन के लिए अपनी मांग रखी थी उनको कहते थे दिल्ली प्रस्ताव। ठीक है, और ये जो बापू और इरविन के बीच जो समझौता हुआ है इसको कहते हैं दिल्ली समझौता। ठीक, कांग्रेस ने ये जो अपना हुआ इसमें मुख्य दो प्रस्ताव अपनाए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि हम मौलिक अधिकार, दूसरी बात इन्होंने कही कि राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है उससे संबंध प्रस्ताव अपनाए। ठीक है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि समाजवाद के जो मौलिक प्रस्ताव थे वो पारित इसमें हुए। ठीक, यदि हम इन प्रस्तावों की बात करें कि कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। पहला, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता हो। दूसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता दो। यानी कि इस प्रकार के जो मूल अधिकार टाइप की बातें थी वो सब इसमें थे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा की गारंटी दो, ये सब बातें इसमें थी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया कि जनता भी तो समझ पाए कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या है। क्या था कि निर्धन, ये जो ग्रामीण जनता थी वो अनपढ़ थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि औपनिवेशिक राज्य जो है और पूर्ण स्वराज्य में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहली बार कांग्रेस ने क्या किया कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ बता दिया लोगों को कि पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। ठीक, कांग्रेस का जो एक कराची प्रस्ताव है इसको वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था जो बाद के वर्षों में निरंतर बरकरार रहा। यानी कि ऐसा क्यों कहा गया, पहली बात हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों को एक साथ लिया, सभी धर्मों को एक साथ लिया, ग्रामीण शहरी सभी को एक साथ लिया। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा की बात की कि भाई प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दो आप। ठीक, सभी धर्मों के लिए कहा गया कि राज्य क्या करे, तटस्थ भाव रखे धर्मों से। ठीक है यार, सभी के अधिकारों की बात करी, स्त्री हो पुरुष हो सभी के लिए समान अधिकारों की बात की। दूसरी बात कि इसमें कांग्रेस जो थी वो सबका मत था एक साथ। ठीक है, यानी कि ये कांग्रेस इस समय जो थी वो कांग्रेस अंत के जो 1942 तक के हम देखेंगे उस कांग्रेस तक में सेम रही। और इससे पहले जो कांग्रेस थी उसमें क्या था कि गुट में अंदर भी मतभेद होते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, कि वो क्या था 1932 का। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश पीएम थे उस समय मैकडोनाल्ड साहब, इन्होंने क्या किया कि 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसमें मतलब था क्या कि हम क्या करेंगे, आंग्ल भारतीय मुस्लिम जो हैं उनको पृथक मताधिकार दो, जो प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण कर दो। कुल मिलाकर ये था कि जो दलित जातियां हैं या अल्पसंख्यक हैं उनके रूप में उन्हें क्या करो कि उनके लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दो। ठीक है, यानी कि जो दलित जातियां हैं अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी आप क्या करो, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दो। तो ये मेनली था क्या, ये थी वही बात कि फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है,
तो इस पे क्या हुआ कि इसी को कहा जाता है, ये जो पूरा मैटर था, इस तरह की ये घोषणा जो थी मैकडोनाल्ड साहब की, इसके बाद में जो बापू की नाराजगी हुई और उसके बाद जो समझौता हुआ उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। ठीक है, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि ये तो बांटने वाली बात हो गई। ठीक है, तो बापू ने कहा कि हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों क्यों कहा ऐसा बापू ने कि भाई हम दलितों को आरक्षण नहीं देंगे? क्योंकि बापू ऐसा कहते थे कि यदि हमने उन्हें अलग से आरक्षण दे दिया, सीटों का उनके लिए फिक्स कर दी, ये सीटें इनके लिए हैं, इससे क्या होगा, जो अछूत वाली संकल्पना है वो हमेशा अछूत ही बने रहेंगे। जबकि बापू क्या कहते थे? बापू कहते थे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो अछूत वाली संकल्पना है हम इसको जड़ से उखाड़ दें। ठीक है, इसलिए बापू ने क्या कहा? बापू ने कहा कि आप इस आरक्षण को मत दो, आप क्या करो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करो। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के विरोध में बापू ने क्या किया? 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब अनशन बापू ने शुरू कर दिया तो देश में हलचल मच गई और अंततः फिर क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय साहब थे, एमसी रजा थे, इनके माध्यम से 1932 में बापू और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ से अंबेडकर उनके नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो ये जो बापू और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ इसी को कहा जाता है पूना समझौता, क्योंकि पूना में हुआ था। इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके माध्यम से होने क्या वाला था, जैसे मैंने अब बता दिया खैर आपको ये, कि इसके माध्यम से वही था कि दलितों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। ठीक है, इनके लिए संख्या वृद्धि कर दी जाएगी, इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, जिसका बापू ने विरोध किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, यानी कि हम पहुंच गए अब 1939 में। ठीक, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक, और 3 सितंबर को क्या हुआ? ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने भारतीयों से पूछे बिना यह घोषणा कर दी कि ब्रिटेन को भारत का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया भारत में क्या होगी? भारत में क्या होगी? कांग्रेस तो ये कहेगी भाई हमसे तो पूछा भी नहीं, हम सहायता नहीं करेंगे। तो उन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि युद्ध के पहले कांग्रेस की क्या स्थिति रही। ठीक है, तो कांग्रेस इस समय क्या थी? कांग्रेस इस समय फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद, जो साम्राज्यवाद, ये सब बातें थी, इनको अच्छी तरीके से समझ गई थी कि हमें इनमें से किसी का भी समर्थन नहीं करना है। जबकि ब्रिटेन को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी चीज़ें समझ जाएगा, तब तक हमारी पॉलिसी अच्छी तरीके से तब तक समझ जाएगा। लेकिन भारत क्या था? भारत यानी कांग्रेस, कांग्रेस पूरी तरीके से चीज़ें समझ चुकी थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या? कांग्रेस ने कहा कि यदि आपको युद्ध में हमारा समर्थन चाहिए तो हमारे 2 प्रस्ताव हैं, उनको मांगो, उनको मान लो, हमारी 2 मांगों पे विचार करो। पहली बात ये कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद आप क्या करो? संविधान सभा की बैठक आहूत करो। ठीक है, जो क्या करेगी? स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। ठीक, और दूसरी बात इन्होंने कही कि जितना जल्दी हो सके केंद्र में एक वास्तविक और उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दो। ठीक है, तो अब अंग्रेज इस बात को कैसे मान सकते थे? क्योंकि ये तो एक तरीके से भारत को उनके हाथों से छीनना हो गया। तो लिनलिथगो साहब उस समय वायसराय थे, उन्होंने क्या किया? इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब यदि उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो यानी कि कांग्रेस समर्थन नहीं देगी, और यदि कांग्रेस समर्थन नहीं देगी यानी कि ब्रिटेन को भारत का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं कि कांग्रेस की वर्धा में बैठक जो 10 से 14 सितंबर 1939 को हुई थी, ये बैठक बुलाई गई थी कि भाई कांग्रेस को ब्रिटेन को समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सबने अपने जो अलग अलग विचार रखे वो क्या थे। तो बापू ने कहा कि यदि हम, बापू ने मित्र राष्ट्रों के प्रति क्या क्या सहानुभूति प्रकट की। ठीक है, बापू का मत ये था कि पश्चिम यूरोप के जो लोकतांत्रिक राज्य हैं उनमें, और जो हिटलर के नेतृत्वकर्ता जो हैं, यानी कि दूसरे राज्य जो हैं उनको अपोजिट, मित्र राज्यों के अपोजिट, वो निरंकुशतावादी राज्य हैं। तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, वहीं सुभाष चंद्र बोस और जो समाजवादी थे इनका कहना यह था कि ये युद्ध जो है वो साम्राज्यवादी युद्ध है, यानी कि दोनों पक्ष किस लिए लड़ रहे हैं? अपने अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो हमें किसी एक का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ब्रिटेन की इस स्थिति का लाभ उठा के तुरंत क्या करना चाहिए? हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब ब्रिटेन मुसीबत में है, अब ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को भारत में उनके खिलाफ क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देना चाहिए। ठीक है, वहीं नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा कि फांसीवाद और लोकतंत्र में जो है अंतर है। ठीक है, उनका कहना यह है कि जो फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड है इनका पक्ष न्यायोचित है, लेकिन जो फ्रांस, ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी नीतियों के देश हैं। ठीक है,
कि उनकी नीतियां क्या हैं, वो साम्राज्यवादी नीतियां रखते हैं। ठीक, तो भारत को क्या करना चाहिए कि स्वतंत्र होने से पूर्व हमें किसी भी युद्ध में नहीं उलझना चाहिए और ना ही हमें ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठा के आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि हमें युद्ध से तटस्थ रहना चाहिए। ना तो हमें युद्ध में समर्थन देना चाहिए और ना हमें ये घोषणा करनी चाहिए कि हम उनके समर्थन में नहीं हैं। हमें युद्ध से जो है अलग रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, जो थी 1940 का, कि ये अगस्त प्रस्ताव क्या था। तो देखिए, जब हो क्या रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, हिटलर दनादन अपने मतलब सफल होता आ रहा था सामने। ठीक है, वहीं क्या हुआ कि बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस का पतन हो गया था। तो ब्रिटेन की स्थिति क्या थी, डामाडोल होने लगी थी। यानी कि ब्रिटेन को युद्ध में हार का खतरा दिखने लगा था कि हम हारने वाले हैं। और ब्रिटेन पे क्या हुआ, दबाव बढ़ने लगा कि वो किसी तरह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। ठीक, तो वही भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए लिनलिथगो ने एक घोषणा की, और ये घोषणा की इन्होंने 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक, अब लिनलिथगो ने क्या घोषणा की, उसके क्या प्रावधान थे इनकी घोषणा के, वो पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारतीयों को सम्मिलित करेंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, हम उसका विस्तार करेंगे। और चौथी बात इन्होंने कही कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है ये डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि ये बात अब हो गई है पुरानी। अब तो भारत को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमने बात की कि कराची अधिवेशन में उन्होंने मतलब भी समझा दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगी कांग्रेस, कांग्रेस इसको अस्वीकार कर देगी, भाई ये बात हमें मान्य नहीं है। क्यों, क्योंकि नेहरू साहब ने बता ही दिया कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा जो है पुरानी बातें हो गई, गए बीते दिन की बात हो गई। ठीक है, तो ये तो कर दिया कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज। मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग 1940 में क्या कर चुकी थी, पाकिस्तान का प्रस्ताव दे चुकी थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। और इन मांगों में ये जो बात ये वायसराय ने कही, लिनलिथगो ने, इनमें कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र है नहीं। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि जब तक हमें पाकिस्तान की बात आप नहीं करोगे तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना कि मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी इसका महत्व क्या रहा, अगस्त प्रस्ताव का कोई महत्व तो होना चाहिए। तो इसका महत्व ये है कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसने पहली बार भारतीयों के लिए क्या किया, संविधान सभा के गठन की बात की। ठीक है, अब क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया क्योंकि उन्होंने बातें ऐसी की जिनको हम नहीं मान सकते थे, कांग्रेस नहीं मान सकती थी। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ठीक है, तो हो क्या रहा था, जैसे ही उधर युद्ध स्टार्ट हो गया था और भारत ने समर्थन देने से मना कर दिया था, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने धड़ाधड़ क्या किया, एक के बाद एक अध्यादेश जारी किए। और उन अध्यादेशों के माध्यम से क्या किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, लोगों को सभा करने से मना कर दिया, संगठन बनाने से मना कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो ये मौलिक अधिकार थे लोगों के, उनको छीन लिया। ठीक, और 1940 के अंत में कांग्रेस ने क्या किया, बापू से कहा कि बापू अब देखो मैटर बिगड़ता जा रहा है, आप एक बार फिर से सामने आओ और कमान संभाल लो। ठीक है, तो बापू ने क्या सोचा कि हम सीधे सीधे कोई आंदोलन तो नहीं करेंगे अभी ब्रिटेन के खिलाफ, इसलिए हम क्या करते हैं ताकि लोग भी जो है वो लगे रहें, उनको लगे कि कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य हो रहा है और हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। तो बापू ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह की बात कर दी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग होंगे ऐसे जो बापू के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा चुने जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, अभी सत्याग्रह में इनके लक्ष्य क्या थे उनको पढ़ें यदि, तो पहली बात तो ये कि ये लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रवादियों के धैर्य, ये लोग इस साबित को बताए, इस बात को बताएंगे कि जो हम राष्ट्रवादी हैं, हमारे धैर्य का अर्थ हमारी दुर्बलता ना समझा जाए कि भाई हम युद्ध से डर गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है, ये बात बतानी है दूसरों को। ठीक है, और भारत जो है वो समझता है ये बात कि ब्रिटेन जो है वो साम्राज्यवादी है और नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई अंतर नहीं, सॉरी, नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन में अंतर है और ये बात हम समझते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो हमें नाजीवाद चाहिए ना हमें तुम्हारा साम्राज्यवाद चाहिए, ये बातें इन्हें लोगों को समझानी थी। ठीक, यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह।
तीसरी बात ये थी कि बापू चाहते थे कि हम इस छोटे से सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को एक मौका और दें, ताकि वो इस बात को समझें कि हमने जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया है, हम लोग इसको बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सत्याग्रहियों की मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि ना तो हम युद्ध में शामिल होंगे, और युद्ध के खिलाफ क्या करेंगे, उल्टा दुष्प्रचार करेंगे कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना है। ठीक है। और दूसरी ये बात ये कहते रहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, यानी कि ये लगातार क्या करेंगे, युद्ध विरोधी भाषण देते रहेंगे, गांव गांव की ओर जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे, अपना संदेश फैलाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जितने भी व्यक्तिगत सत्याग्रही होंगे ये दिल्ली की ओर जाएंगे। ठीक है। इस दिल्ली की ओर जाने के कारण इसको क्या कहा गया कि दिल्ली चलो आंदोलन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ, विनोबा भावे साहब थे, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, और इनके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे। ठीक है। अब जो कांग्रेस की कार्य समिति थी, उन्होंने क्या किया, बापू और नेहरू साहब की जो बात थी उसको दरकिनार कर दिया। यानी कि जैसे इन्होंने कहा था कि आपको युद्ध में समर्थन नहीं देना चाहिए, और जो मांगे थी बापू और नेहरू जी की, वो उन सबको क्या किया, दरकिनार कर दिया, और एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम सहयोग देंगे लेकिन हमारी शर्त है। ठीक है। जबकि ये लोग तो हर प्रकार से मना कर रहे थे, बापू और नेहरू जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, और इन्होंने अपनी शर्त क्या रखी कि युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ब्रिटेन क्या करे, तुरंत ठोस रूप से सत्ता का हस्तांतरण कर दे। ठीक है। यानी कि सत्ता का हस्तांतरण तो अभी कर दो, और जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाए उस समय हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। ठीक है। अब ये बात सिंपल सी बात है कि बापू तो इस बात को जानते थे कि अंग्रेज इसको कभी नहीं मानेंगे, फिर भी कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने कोशिश की। ठीक है। तो क्या करते हैं अंग्रेज इसको नहीं मानते, और ना उन्होंने बात ये मानी। ठीक है। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942 का। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश पर लगातार जो है दबाव बढ़ता जा रहा था। ठीक, कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे, क्योंकि हो क्या रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार ब्रिटिश की हार होती जा रही थी। वहीं क्या था, जापान की तरफ से ये था कि जापान भारत पर आक्रमण न कर दे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जापान ने क्या किया था कि लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो सीधी सी बात है वो भारत पर भी आक्रमण करेगा, क्योंकि ब्रिटिश तो लगातार चिल्ला रहे हैं कि भारत जो है वो ब्रिटिश के साथ है, तो जापान क्या करेगा, भारत पे भी आक्रमण करेगा। ठीक है। वहीं जो दूसरे मित्र राष्ट्र थे जैसे अमेरिका या सोवियत संघ थे, वो लोग भी लगातार ब्रिटिश को गरिया रहे थे कि आप क्या करो, आपका उपनिवेश, आप उसका समर्थन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है। तो अब वहां ब्रिटेन में क्या था, सरकार चेंज हो चुकी थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री अब चर्चिल बन चुके थे। तो चर्चिल साहब ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, एक व्यक्ति थे क्रिप्स, उनकी अध्यक्षता में एक मिशन बना दिया, और उनको भेजा भारत कि आप किसी तरीके से भारतीयों को समझाओ और उनको हमारा समर्थन करने के लिए मनाओ। अब क्रिप्स साहब अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको कहा गया क्रिप्स मिशन। अब इसने क्या सिफारिशें दी, पहली बात पढ़ते हैं कि इसने क्या सिफारिश की। इसने कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, क्या करेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कह दी कि जो निर्मित संविधान होगा, यानी कि जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, उससे जो प्रांत सहमत नहीं होगा उसे अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि देशी रियासत जो है, यदि वो चाहें मिलना तो मिल सकती है, वरना तो उन्हें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। चौथी बात इन्होंने कही कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करता था, संविधान सभा के बीच समझौता किया जाएगा। ठीक है। अब ये बातें भी ऐसी थी कि इनको कांग्रेस कैसे मानती, तो कांग्रेस ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। क्योंकि यहां कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं है इन चारों पॉइंट में, क्योंकि वो तो कभी अंग्रेज देना चाहते ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जहां इन्होंने कहा कि जिस प्रांत को सहमत नहीं हो, जो प्रांत भी सहमत नहीं होगा संविधान से, वो अपना अलग बना सकता है, यानी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की झलक दिखाई दे रही थी। ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे कहा कि ये आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं शायद इंग्लिश में, कोई इंग्लिश पूछ रहा था कि इंग्लिश भी बताता रहा करूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरह क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो लगातार कोशिश की गई भारत का समर्थन लेने की, वो लगातार फेल होती रही। वहीं जो बापू अपनी डिमांड कर रहे थे, वो बातें वो सुन ही नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और इससे पिछले जो हुए थे उनकी असफलता ने क्या किया, बापू को बाध्य कर दिया कि ताकि बापू भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर सके। ठीक है। अब एक नोट, एक पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए
कि कांग्रेस की ओर से नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इन दोनों को अधिकृत किया गया था कि आप लोग जाके क्रिप्स मिशन से बातचीत करेंगे। ठीक है। अब ये तो था कि कांग्रेस ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि यहाँ फिर से मुस्लिम लीग की वही बात कि इन्हें अभी भी कहीं पाकिस्तान नहीं दिखाई दिया इन बातों में। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने लगातार यही कि हमें पाकिस्तान चाहिए, इस बात को रटते हुए उन्होंने फिर से इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया, क्रिप्स मिशन को। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्विट इंडिया मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। अब क्या था कि क्रिप्स मिशन जैसे ही असफल हुआ, वापस लौट गया, तो अब बापू को एक चीज़ समझ में आ गई कि अंग्रेज जो है वो ना तो भारत की बात मानने वाले हैं, ना वो जल्दी से भारत छोड़ने वाले हैं। तो बापू ने क्या किया, जैसे ही क्रिप्स मिशन वापस लौट गया तो बापू ने तुरंत एक प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि अंग्रेजों अब जल्दी से भारत छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि दिनों दिन क्या हो रहा था कि जापान की तरफ से भारत पर आक्रमण होने का भय बढ़ता जा रहा था। ठीक है। तो कांग्रेस की कार्य समिति की जो वर्धा बैठक हुई थी उसमें 4 जुलाई 1942 को संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी गई। यानी कि बापू जो भी प्रस्ताव देंगे उसके हिसाब से काम होगा, यह स्वीकृति वर्धा बैठक में दे दी गई। ठीक है। आगे अब ये देखते हैं कि जब अब तक बापू ने संघर्ष स्टार्ट नहीं किया था तो अब कौन सी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब जो संघर्ष ऐसा हो गया कि अब तो होना ही चाहिए। अब संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? तो पहली बात थी कि क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन का अपरिवर्तित रुख, कि ब्रिटेन तो अपनी बातें जो है हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है, अपनी अपनी कर रहा है, तो उनका जो रुख है उसमें तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा। दूसरा, युद्ध के कारण क्या हो रहा था, जो जरूरी चीज़ें थी जैसे चावल नमक ये सब चीज़ें थी, इनका अभाव हो गया, और जो यानी कि अभाव हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की लगातार जो पराजय होती जा रही थी वो। ठीक। चौथी बात थी कि सरकार का भेदभावपूर्ण नीति जो सरकार की भेदभावपूर्ण नीति थी। कैसे? कि जब बर्मा और मलाया में जो जापान के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने लोगों की जो बस्ती थी, जो यूरोपीय बस्ती थी, उनको वहां से निकाल लिया। ठीक है। अपने लोगों को तो बचा के ले गए, लेकिन जो वहां स्थानीय लोग थे उनको वहीं छोड़ दिया जापान के आक्रमण के लिए। तो ये सीधे सीधे भेदभावपूर्ण था। ठीक है। अगली बात कि जापान के आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने क्या किया, असम बंगाल एवं उड़ीसा यहाँ दमनकारी और भेदभावपूर्ण भूनीति लगाई। यहाँ के लोगों की नाव जब्त कर ली कि भाई ताकि वो जापानी नाव का यूज ना कर लें। ठीक है। वहीं वहाँ के लोगों को क्या किया कि उनकी भूनीति दमनकारी लागू कर दी वहाँ पे। कैसे? कि ताकि वहाँ के लोग जो उपजा रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका फायदा जापान ना ले ले। ठीक है। तो इस प्रकार की जो कुछ घटनाएं हुई, इनसे क्या हुआ, संघर्ष अब ऐसा हो गया कि अब तो संघर्ष को टाला नहीं जा सकता था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरंभ। तो गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश शासन जो है तुरंत भारत से चला जाए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। अब बापू ने कह दिया कि अब जेल भरने मात्र से काम नहीं चलने वाला है, ये हमारा कुल मिला के एक तरह समझो कि अंतिम युद्ध है। ठीक है। तो बापू ने यही मंत्र दे दिया कि करो या मरो। ध्यान रखना, करो या मरो है, करो या मारो नहीं, मारो कभी नहीं कहेंगे बापू। ठीक है। यानी कि अब बापू ने सीधे सीधे कह दिया कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसी प्रयास में क्या करेंगे, अपनी जान दे देंगे। ठीक है। और बापू ने अपने प्रस्ताव में सीधे सीधे ये निर्देश दे दिया लोगों को कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब त्याग पत्र ना दें। त्याग पत्र देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या करें कि काम करते हुए, ब्रिटेन के लिए काम करते हुए अपनी निष्ठा कांग्रेस के लिए घोषित कर दें। ठीक है। दूसरी बात, सैनिकों से कही गई कि सैनिक क्या करें, अपने देश के जो लोग हैं यानी कि भारतीय जो लोग हैं उन पर गोली चलाने से मना कर दें। क्योंकि अभी हमने बात की असम में, उड़ीसा में, बंगाल में दमनकारी नीति चालू कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो राजा महाराजा हैं वो भारतीय जनता की संप्रभुता स्वीकार करें। ठीक है। और जो उस रियासत में रहने वाली जनता है वो भी स्वयं को राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, यानी कि केवल अपनी रियासत तक सीमित ना रहे। ठीक है। और जनता से कहा गया कि अपने राजा का नेतृत्व तभी माने जब वो राजा जो है अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक है। वहीं स्टूडेंट से कहा गया कि जो छात्र हैं वो पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अपने तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल हो जाने तक अपने निर्णय पर कायम रह सके। ऐसा ना हो कि बीच में वो लोग फिर मतलब उनका जो उत्साह है वो खत्म हो जाए।
ठीक है, या उनका धैर्य जो है वो जवाब दे दे। ठीक। अब किसानों से क्या कहा? किसानों से बापू ने कहा कि जिनमें साहस हो और जो अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो, ठीक है, वो क्या करें, वो कर ना दें, अब बिल्कुल भी अब किसी प्रकार का वो कर ना दें। ठीक। इसी में बापू ने कहा कि जमीन उसकी है जो उसे जोतता है। ठीक है। बापू ने कहा कि यदि जमींदार सरकार विरोधी है, यानी कि यदि जमींदार जो है वो भारतीयों के हित का ही है, तो आप लोग क्या करो, मिल बैठ के एक लगान तय कर लो और जो लगान तय होगा उसको वो लोग दें। और यदि जमींदार सरकार का समर्थक है तो वहां तो किसी प्रकार का कोई कर ना दें। ठीक है। दूसरी बात इसमें कही गई और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बापू ने कहा कि यदि नेता मौजूद ना हो, देखिए बापू कितना आगे तक सोचते थे, उनको पता था कि क्या होगा, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होगा वैसे ही आप सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है। तो बापू ने कहा कि यदि नेता मौजूद ना हो तो प्रत्येक स्वयंसेवक अहिंसक पद्धति से अपने विवेकानुसार कार्य करे। ठीक है। अपने विवेकानुसार कार्य करे। अपने विवेकानुसार कार्य करेंगे यानी कि कुछ लोग शांतिपूर्ण करेंगे, कुछ लोग हिंसा भी करेंगे, लेकिन बापू ने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी। उन्होंने कहा अपने विवेक से काम करें। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1942 में बापू जो थे वो एक नए तेवर के साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक। अब ये तेवर क्यों आया नया? देखिए, जो मानिए कि जो बच्चा मानिए कि 10 साल का था जब बापू ने पहली बार भारत में आके 1917 में अपना काम स्टार्ट किया, सत्याग्रह आंदोलन करने स्टार्ट किए, वो 10 साल का था। अब सोचिए 1942 तक आते आते वो अपनी मैच्योर एज में आ गया, यानी कि उसको अच्छे बुरे की अब समझ आ गई और बापू की वो पद्धति समझ गया कि बापू की पद्धति क्या है। ठीक है। तो इसीलिए बापू ने कहा कि अब लोग अपने विवेक से काम करें, क्योंकि भारतीय जनता जो थी वो बापू की पद्धति अब तक अच्छी तरीके से समझ गई थी। ठीक है। आगे अब देखें कि आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। देखिए, जैसे बापू ने सोचा था वैसे ही हुआ कि जैसे ही आंदोलन की घोषणा की गई ब्रिटिश सरकार सतर्क हो गई और उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इसके तहत क्या किया, जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक। तो अब इसमें यह था कि जैसे ही आंदोलन के बाद जो हुआ कि जैसे ही बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो लोग अपने विवेक से काम करने लगे। विवेक से काम करेंगे तो कहीं पे शांतिपूर्ण, कहीं पे हिंसा। ठीक है। उसी में क्या कि जो आंदोलन जैसे स्टार्ट हुआ तो गांव गांव तक नहीं फैला, यानी कि शुरुआत में क्या हुआ, पहले चरण में मुख्यतः शहरों तक रहा, धीरे धीरे बात जो थी वो गांव तक पहुंची। ठीक है। इसी में पटना सचिवालय के सामने लोग झंडा लगाने का प्रयास करने लगे भारत का कि हम यहाँ तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, तो गोली चली, गोली चली तो वहाँ पे यानी कि हिंसा हुई। ठीक है। अहमदाबाद में भी क्या किया, मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर दी और इसे स्टालिन ग्राद कहा गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टालिन ग्राद। ठीक है। जो मजदूरों ने व्यापक हड़ताल की उसी को कहा जाता है स्टालिन ग्राद। ठीक। अब अगस्त तक क्या हुआ, अगस्त तक धीरे धीरे आंदोलन क्या था वो गांव में पहुंच गया। ठीक। बलिया में क्या हुआ, चित्तू पांडे साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समानांतर सरकार का गठन कर दिया। ठीक। यानी कि जो स्थानीय अधिकारी थे उनसे शासन के सब अधिकार छीन लिए और क्या किया कि जो जेल में कांग्रेसी बंद थे, जो भी कांग्रेसी नेता जेल में बंद थे उनको जाके रिहा करा लिया। ठीक है। समानांतर सरकार का मतलब होता है कि पैरेलली अपनी सरकार चला लेना, कि जो सरकार है हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात चलाएंगे। ठीक है। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक स्थान था, वहां पे सतीश सावंत साहब थे। इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि एक जातीय सरकार यानी कि राष्ट्रीय सरकार का गठन हो गया, ये भी एक समानांतर सरकार बन गई। इस क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीएस के दृष्टिकोण से कि एक 73 वर्षीय किसान महिला मातंगी हजारा का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है। यानी कि बड़े बूढ़े सब शामिल हो गए, समझ लीजिए। ठीक। अब ये जो जातीय सरकार बनी या राष्ट्रीय सरकार बनी, इसने क्या किया, इसने स्कूलों को अनुदान दिया। ठीक है। एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन कर दिया। लोगों के बीच जो आप लड़ाई झगड़े होते थे उनके लिए क्या किया कि आप अदालतें बनवा दी गाँव में ही। ठीक। जो धनी लोग थे, अब इनके पास पैसा कहाँ से आया स्कूलों का अनुदान देने के लिए, ये सब काम करने के लिए, तो जो धनी लोग थे उनका जो अतिरिक्त धन था, यानी कि उनके खाने खर्चे लाख छोड़ के जो अतिरिक्त धन था वो गरीबों में बांट दिया। ठीक है। तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए भी इन्होंने कार्य किया। ठीक। और जो मिदनापुर से लगे हुए उड़ीसा के क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वराज पंचायत का गठन किया गया। ठीक है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर कि महाराष्ट्र के सतारा में क्या हुआ, नाना पाटिल साहब थे,
इनके नेतृत्व में क्या हुआ, सबसे लंबे समय तक 1943 से 1945 तक सबसे लंबे समय तक इनके नेतृत्व में समानांतर सरकार चली। ठीक है, और नाना पाटिल के अलावा यहाँ वी चौहान जो थे वो एक प्रमुख नेता थे। ठीक, ये कुछ फैक्ट हैं इसमें जरूरी। आगे अब क्या हुआ, यहाँ सरकार ने क्या कर दिया, न्यायमंडल स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक, न्यायमंडल या जन अदालत। ठीक है, शराबबंदी लागू कर दी। गांधी विवाहों का आयोजन हुआ। गांधी विवाह से मतलब यानी कि सादे विवाह, जिनमें कोई तड़क भड़क ना हो, एक्स्ट्रा खर्चे जिनमें ना होते हो, वो होते थे गांधी विवाह। सादे विवाह जिनको कह लीजिए, कि सादे विवाह जो होते थे बिल्कुल सादी पद्धति से, वो होते थे गांधी विवाह। उनका आयोजन हुआ और इनमें खास बात ये कि अछूतों को शामिल किया गया। ठीक है, यही तो गांधी जी कहते थे। गांव में पुस्तकालय खोले गए। ठीक है, ये थी महाराष्ट्र की बात। अब उत्तरी बिहार और नेपाल की तरफ जाएं अगर, तो उत्तरी बिहार और नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण साहब थे, इनके नेतृत्व में कार्यवाही स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ के किसानों ने क्या किया कि कर्नाटक पद्धति से कार्यवाही की। अब ये कर्नाटक पद्धति क्या है, यानी कि किसान क्या करते थे, दिन में तो खेती करते थे और रात में क्या करते थे, डकैती करते थे, और जो ब्रिटिश की यानी कि सरकारी संपत्ति थी उसकी तोड़ फोड़ करते थे। ठीक है, यानी कि देश के विभिन्न भागों में क्या हुआ, भूमिगत कार्यवाहियां चलती रही। ठीक है, बॉम्बे अगर हम बात करें कि भूमिगत कार्यवाहियों में कि कांग्रेस का जो रेडियो संचालन था बॉम्बे में, वो गुप्त रूप से उषा मेहता चलाती रही। ये इनका नाम जरूरी है। ठीक है, आंदोलन में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी की भी भूमिका उल्लेखनीय रही। कैसे, इन्होंने क्या किया कि जो आंदोलनकारी थे उनको संरक्षण दिया, साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आधार कैसा रहा आंदोलन का, तो देखिए सभी वर्ग उसमें शामिल थे, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शहरी हो, चाहे कोई ग्रामीण हो, सभी वर्ग शामिल थे। हाँ, एक तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं रही, दूसरा भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी शामिल नहीं रही। मुस्लिम लीग के तो शामिल ना होने का आपको कारण समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन्ना ने सभी से कह दिया था कोई शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया कि जो भूमिगत आंदोलनकारी थे उनको अपने यहाँ प्रश्रय दिया। ठीक है, यानी कि जब मुस्लिम लीग अलग रही और जो मुस्लिम है वो भी शामिल है, एक तरह से छुपे तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे, इनडायरेक्टली शामिल हैं, तो सांप्रदायिक हिंसा तो होगी ही नहीं। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों नहीं साथ दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या था कि रूस जो था मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया था और ये लोग रूसी पद्धति को मानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। ठीक है, ये था सामाजिक आधार। आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या रहा। तो प्रभाव तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। क्यों, क्योंकि पूरी जनता इसमें शामिल हो गई थी, गांव गली हर जगह शहर सब इसमें शामिल हो गए थे, बच्चे बूढ़े जवान सब, महिलाएं भी इसमें शामिल रही। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो हिंसा हुई, अब इस हिंसा में सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि देखो बापू, आप तो अहिंसा हिंसा की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो बड़े तौर पर हिंसा हो रही है, आप लोग क्या करो, बापू से कहा कि आप क्या करो, आंदोलनकारी जो हैं उनकी निंदा करो। ठीक है, लेकिन बापू ने क्या कहा, बापू ने कहा कि ये हिंसा नहीं हो रही है, बल्कि ये जो आप जो क्रिया कर रहे हैं उसी की प्रतिक्रिया है। ठीक है, और इसकी निष्पक्ष जांच करो, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, ये जो हिंसा हो रही है। ठीक है, और उल्टे बापू ने क्या कर दिया कि फरवरी 1943 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही उपवास आरंभ कर दिया। ठीक है, और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय कार्य करते थे उन्होंने तीनों सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया अपना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब लोगों को पता चला कि बापू तो अभी भी हमारे साथ हैं, हमारी बात कर रहे हैं, छोटी मोटी हिंसा हो रही है उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो लोगों में और ऊर्जा का संचार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। ठीक, तो देखिए हमने बात की थी कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो सभी बड़े नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, और इसी में क्या हुआ कि कार्यवाही जो ही अपने हिसाब से करेंगे सब लोग अपने विवेक के अनुसार, तो इसलिए कहा गया कि आंदोलन जो है वो स्वतः स्फूर्त है। ठीक है, लेकिन यदि आपको याद हो, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की कि बापू ने कहा था कि जैसे ही बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग क्या करें, अपने विवेक से काम करें। यानी कि एक तरीके से बापू ने पहले ही ये निर्देश दे दिया था कि नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद आप लोग अपने विवेक से काम करें। ठीक है, यानी कि पहले ही हमें यह बात समझ में आ जाती है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त तो था, लेकिन स्वतः स्फूर्त होने के लिए भी निर्देशित था। ठीक है, तो ये था
क्विट इंडिया मूवमेंट जो था। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।